नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और छत्तीसगढ़ की दिन की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। 90 विधानसभाओं के दौरे पर निकले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अंबिकापुर पहुंचे, जहां छात्राओं के साथ स्थानीय गीत से सीएम का भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। सीएम ने आम जनता की मांगे और समस्याओं को सुना समझा, जल्द समाधान का निर्देश दिया, सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। आज फिर से मुख्यमंत्री भूपेश ने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा किया। छात्राओं की मांग पर कलेक्टर को उन्हें जंगल सफारी घुमाने का आदेश दिया। बच्चों को सीएम हाउस में चाय नाश्ते की बात भी कही है। सीएम भूपेश बघेल ने सोहनपुर में हायर सेकेंडरी स्कूल, धौरपुर में एसडीएम दफ्तर, रघुनाथपुर को उप तहसील बनाने की घोषणा की। इसके बाद कतकालो में फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने करजी गांव में किसान के घर पर बैठकर भोजन भी किया। बच्चों की मांग पर गांव को अंग्रेजी मीडियम स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल की सौगात दी। साथ ही एक दिव्यांग बच्चे के इलाज के लिए भी कलेक्टर को निर्देशित किया। खुलेगा और यहाँ एटीएम प्रारंभ करवाने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों के दिन में आसानी हो। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद संतोष पांडे द्वारा कांग्रेस पर चुनाव आते ही हिंदुत्व की बात करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा को दरअसल अपनी चिंता है। पीपल बरगद के पेड़ गांव में देखने को मिलते हैं, जिसका विस्तार होना चाहिए। भाजपा को इससे क्या तकलीफ है? ये वोट के लिए भगवान को मानते हैं। चुनाव के समय जय श्री राम बोलते हैं। भगवान राम के मंदिर को लेकर काफी समय से केस चल रहा था। इन्हें लगा कि वोट मिल सकता है, तब ये लोग आगे आए। सीएम ने संतोष पांडे से सवाल किया कि वे बताएं कि 15 साल में इन्होंने राम वनगमन पथ का विकास क्यों नहीं किया। राम कृष्ण शिव हमारे जनजीवन में रचे बसे हैं। भाजपा इस पर हमको ना सीख दे। वहीं भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान एक युवती को डांटने को लेकर होने वाली सियासत पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। कहा कि मुझे उस वक्त महिला को डांटना नहीं चाहिए था। सीएम ने बीजेपी पर इसका वीडियो अपलोड कर राजनीति करने का आरोप लगाया। अब ऐसा है कि इनको अपनी चिंता सता रही है और ये तो वोट के लिए भगवान को मानते हैं, वरना इनकी आस्था नहीं है उसमें। ये केवल चुनाव आता है तभी जय श्री राम बोलते हैं। बचा समय इन लोगों को याद नहीं आता। संतोष पांडे जी बताएंगे कि राम वनगमन पर्यटन पर पथ क्यों नहीं बनाए। 15 साल की सरकार रही, हम उसके नाम से वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति है, संस्कृति में हमारे राम बसे हुए हैं। यह है कि वो महिला दुखी थी और मुझे इस बात का दुख है कि मैंने उसे डांटा। मुझे डांटना नहीं चाहिए था। वो अपनी पीड़ा बता रही थी, तो मुझे डांटना नहीं चाहिए था। इस बात पर मुझे दुख है। दूसरी बात, ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, इसके पास अब कुछ है ही नहीं पोजीशन बचाने के लिए। अब रमन सिंह इस नीची हरकत में आ गए। ये तो निम्नता स्तर है। सरगुजा संभाग के दौरे के बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर संभाग का दौरा करेंगे और इसकी तैयारी भी शुरू गई। 18 से 20 मई तक सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। एक तरफ दौरे की जोर शोर से तैयारी है, तो दूसरी तरफ सीएम के सख्त तेवर से अधिकारियों की नींद उड़ी है। लापरवाही पाए जाने पर सीएम भूपेश अब तक कई अधिकारियों को अपने दौरे के दौरान सस्पेंड कर चुके हैं। सरगुजा दौरा 11 मई को समाप्त होगा। इसके बाद वे बस्तर की जनता से मिलेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान देंगे। विधायकों को तो लगातार वैसे भी अपने क्षेत्र में सक्रिय रहना चाहिए, तैयारी भी रहना चाहिए। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को काम मिल रहा है कि नहीं, गर्मी का समय है, पेयजल उपलब्ध है कि नहीं, कहाँ कहाँ ट्यूबवेल करने की जरूरत है, राशन कार्ड बन पाया कि नहीं बन पाया, पेंशन मिल रहा है कि नहीं। तो विधायकों को निरंतर देखना चाहिए और इन सब चीजों को देखने के बाद यदि मुख्यमंत्री जी जाके उसको देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी 90 विधानसभाओं में जाने का कार्यक्रम बनाया है। बस इसके बाद बस्तर जाएंगे और बस्तर में हमारी प्राथमिक तैयारियां पूरी हो गई है। शासन प्रशासन जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण भी प्रशासन के माध्यम से हो रहा है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवाई ने राजीव भवन में जिला निर्वाचन अधिकारियों की मीटिंग ली, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहे। निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवाई ने बताया कि ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव 16 मई से शुरू हो जाएंगे। प्रदेश के सभी इलाकों में ब्लॉक को 31 मई तक अध्यक्ष मिल जाएंगे। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी ब्लॉक में जाकर ब्लॉक निर्वाचन अधिकारी की बैठक लेंगे। पीसीसी जल्दी ही बीआरओ की सूची जारी करने वाली है। उन्होंने बताया कि अलग अलग राज्यों से डीआरओ की नियुक्ति की जा रही है। 20 जुलाई तक जिला कांग्रेस कमेटी के चुनाव होंगे। फिर 10 जुलाई से 20 अगस्त तक प्रदेश कांग्रेस की सामान्य सभा चुनी जाएगी। 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। सबसे अंत में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी चुनी जाएगी। ऑल इंडिया का चुनाव हमारा सितंबर तक हुआ, लेकिन ये चुनाव जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है वो मेरे ख्याल से ये महीने के आखिर तक पूरा होगा। एक बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ कुछ 23-24 हजार बूथ्स हैं। अभी चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी हमारे डीआरओ जिलों में जाएंगे, जिलों में जाके वहाँ जो ब्लॉकों की बूथ कमेटियाँ हैं, ब्लॉक कमेटियाँ हैं, जिला कमेटियाँ हैं, उन कमेटियों के गठन की प्रक्रिया पूरा करेंगे। तारीख वगैरह तय हुआ है क्या? नहीं, अभी नहीं, हुसैन दलवाई साहब ही बताएंगे। और अब एक बड़ी समस्या कोल आपूर्ति को लेकर देश भर में कोल आपूर्ति के लिए बंद खदानों को फिर शुरू करने का निर्णय लिया गया। देश भर की 20 दोबारा से शुरू होने वाली खदानें हैं, जिनमें 4 खदानें छत्तीसगढ़ में भी हैं। 31.44 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन का लक्ष्य है। एसईसीएल ने इसको लेकर टेंडर जारी कर दिया है। बंद खदानों से कोयला निकालने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को दी जाएगी। देश में बिजली और कोल संकट की स्थिति बन चुकी है। देश के पावर प्लांट्स में कोयले की डिमांड बढ़ गई है। देश में कोयला उत्पादन का तकरीबन 83% हिस्सा कोल इंडिया की खदानों से निकलने के कारण कोल इंडिया पर दबाव काफी बढ़ चुका है। एसईसीएल से रोजाना 4.5 लाख टन कोयला डिस्पैच करने के बावजूद कोयले की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही और ऐसे में कोल इंडिया ने अब देश भर में बंद पड़ी खदानों को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। इसमें प्रदेश की 4 खदानें बरतुंगा हिल, अंजन हिल, कल्याणी माइंस और बीरसिंहपुर माइन शामिल हैं। एसईसीएल की इन चारों माइन से 31.44 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन का टारगेट है। ये खदानें अलग अलग कारणों से 6 या उससे अधिक साल से बंद हैं। वैश्विक परिस्थितियों के कारण निश्चित रूप से कोयले की थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन भारत सरकार पूरी ताकत से कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगी हुई है। उसके लिए अनेक प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। बंद खदानों को चालू करने से लेकर अन्य जितने प्रकार के उपाय हो सकते हैं भारत सरकार कर रही है। देश में जो कोयले का संकट है, पावर क्राइसिस है, उससे जो है 30-40 मिलियन टन यदि हमारे पास एक्स्ट्रा आएगा छत्तीसगढ़ से, एसईसीएल से, तो उससे जो है पूरे देश को फ़ायदा होगा। तो इन बंद पड़ी खदानों के जरिए कोयला निकालने की यह एक विशेष और बड़ा रोचक प्रस्ताव सबके सामने आया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कवर्धा जिले में लगभग 1400 से ज्यादा अपात्र किसानों को सीधा लाभ दिया गया। इनसे अब पैसों की वसूली हो रही है। इसके लिए जिले भर के अपात्र किसानों को नोटिस दिया गया है। तकरीबन 1433 किसानों से कुल 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूली जानी है। इनमें से कुछ ऐसे किसान हैं जो टैक्स देते हैं या फिर जिनके घर एक खाते में 2 नॉमिनी हैं। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 61 किसानों से 4,10,000 रुपए अब तक रिकवर हुए हैं। बाकी बचे किसानों से जो अपात्र हैं उनसे रिकवरी जारी है। जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 1,38,000 किसानों का पंजीयन किया गया है, जिसमें 1433 किसानों को अपात्र होने के बावजूद भी राशि प्राप्त हो चुकी है, जिसकी वसूली कार्रवाई चल रही है। अभी 153 किसानों से राशि वसूल कर ली गई है। शीघ्र ही सभी अपात्र किसानों से राशि वसूली कार्रवाई कर ली जाएगी। इधर तिल्दा नगर पालिका में ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। निर्माण कार्यों के नाम पर निविदा के बगैर ही टेंडर पास कर दिए गए। बिना काम के 33 लाख के बजट का प्रस्ताव सामान्य सभा की बैठक में पास किया। आरोप है कि इस गड़बड़ी के पीछे नगर पालिका अधिकारी का हाथ है। 17 अगस्त 2021 को तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 33 लाख का बजट प्रस्तावित था। ऑनलाइन निविदा प्रकाशित कराई गई। आरोप यह है कि आमंत्रित टेंडर प्रक्रिया निर्धारित समय पर हुई, लेकिन अफसर ने अपने ठेकेदार को काम दिलाने की प्रक्रिया को पूरा रद्द किया और उसके बाद मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। दूसरी बार भी टेंडर प्रक्रिया निरस्त कर दी गई और काम अपने ठेकेदार को सौंपा। मामले में नगर पालिका अधिकारी कहते हैं टेंडर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं की गई।
अभी तक 2 बार टेंडर निरस्त किए गए, जल्दी तीसरी बार निविदा आमंत्रित होगी। नगर पालिका में इन दिनों खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका पीड़ित मैं हूँ। लोगों को सहयोग कर रहे हैं और खुलेआम शासन के नियमों को धज्जी उड़ा रहे हैं। हमारी निविदा सिर्फ निरस्त की गई और हमने माननीय उच्च न्यायालय के पास जाकर उक्त निविदा के बारे में शिकायत की। तकनीकी त्रुटि के नाम से वो ऐसा हुआ है जिसको सुरेश वर्मा द्वारा हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो हमने सभी तकनीकी त्रुटि कारण पूरे ठेके को हमने निरस्त करके पुनः निविदा के लिए उसको जारी किए हैं। इसीलिए तो हाई कोर्ट चैलेंज किए थे, उसमें निरस्त किया गया है और पुनः निविदा जारी होगी, तीसरी निविदा उसकी। पत्थलगांव को जिला बनाने की मांग एक बार फिर तेज है और अपनी मांग पूरी कराने के लिए स्थानीय लोगों ने आंदोलन की राह पकड़ी है। बस स्टैंड चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों ने कांसा बेल और फरसा बहार विकासखंड को मिलाकर प्रस्तावित नए जिले का नक्शा तैयार किया। आज से 1.5 दशक पहले कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल ने कांग्रेस सरकार बनने पर पत्थलगांव को जिला बनाने का वायदा किया था। हार के बाद वो मुमकिन नहीं हो पाया। अब एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनी है तो ग्रामीणों की मांग इस मुद्दे पर मुखर होकर सामने आई। ये जिला की मांग ये सिर्फ पत्थलगांव वासियों की नहीं है। जो प्रस्तावित जिला पत्थलगांव है उनके सभी नागरिकों के और सभी जो मतदाता हैं या जनता है उनकी मांग है कि पत्थलगांव को जिला बनाया जाए। हमारी मांगे हैं कि पत्थलगांव को जिला बनाया जाए। बहुत समय से इस मांग के लिए नागरिक यहाँ आवाज़ उठाते रहे हैं। सारे बड़े शहर रायगढ़ हो, अंबिकापुर हो, जसपुर हो, जिले जो हैं मुख्यालय वो 100 किलोमीटर के दायरे दूरी में हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जिला बनाएं, एक छोटा जिला हो, अच्छा हो, लोगों को इससे सहूलियत मिले। इस मांग को लेकर हम लोग पूरा नागरिक मंच के तहत में हम लोग धरने में बैठे हुए हैं। तिरमिरी में SCCL के कुरासिया प्रबंधन की तरफ से जारी एक आदेश ने कर्मचारियों की परेशानी को काफी बढ़ा दिया। इस आदेश में कहा गया कि SCCL क्वार्टर के बाहर सुबह 5:30 बजे के बाद बल्ब जलाना मना है। एक दिन अगर बल्ब जलता पाया जाएगा तो माफी मिल सकती है, लेकिन अगर गलती दोहराई जाती तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। प्रबंधन के इस आदेश को बीजेपी पार्षद ने तुगलकी फरमान करार दिया। उनका कहना है कि खदान में काम करने वाले कर्मचारी देर से सोते हैं, ऐसे में अगर उठने में लेट हो जाते हैं तो उनका बिजली कनेक्शन काटना सही नहीं। इधर BMS के श्रमिक नेता राजेश महाराज का कहना है कि आदेश अधिकारी कर्मचारी सभी के लिए। वहीं प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा कि राज्य में कोयला संकट को देखते हुए ये फैसला करना पड़ा है। सभी की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली देश हित में बचाएं। ये तुगलकी फरमान है। सबेरिया साहब ये नहीं जानते हैं कि लोग रात को लेट सोते हैं और उठने में उनको देर भी हो जाता है। ऐसे में लाइट जलती ही रहेगी। अगर 2 दिन तक ऐसा हो रहेगा और लाइट काटेंगे तो ये तो सरासर अन्याय है। तो उसमें लाइन काट देने की ये जो बिंदु शब्द है उससे आपको आपत्ति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। अच्छा देश है तो और इन लोगों को समझना होगा इसमें सभी के लिए, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो भी चिरमिरी में निवासरत है जो कंपनी का बिजली जलाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बिजली सुबह जलाने के लिए नहीं है। हाँ, सबके लिए ये है, ये सभी के लिए है। अधिकारी तो और ज़्यादा जिम्मेदार है। समाज में जो लोग ऊपर श्रेणी में है उनका ज़्यादा जिम्मेदार है और हम लोग ऊपर श्रेणी में है तो हमारा ज़्यादा जिम्मेदारी है। हम लोग निश्चित रूप से उसको पालन करेंगे। मैं हमारा ऑफिसर लोगों को सबको एडवाइस किया हूँ, लोग इसको पालन करेंगे। दुर्ग जिले के नेहरू नगर में टाउनशिप को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाले अंडर ब्रिज में उस समय अचानक अफरा तफरी मच गई जब अंडर ब्रिज के प्लास्टिक सीट में आग लग गई। सड़क किनारे फैले कचरे से बड़ा हादसा होते होते बचा। नेहरू नगर अंडर ब्रिज के पास गन्ने के छिलके, नारियल के छिलके, नारियल का अपशिष्ट पड़ा हुआ था जिसमें किसी ने आग लगाई जो इतनी भयंकर थी कि लपटें अंडर ब्रिज में लगे शीट तक जा पहुंची और अंडर ब्रिज की शीट जलने लगी। सड़क किनारे ठेले खोमचे लगाकर व्यापार करने वाले कई व्यापारी कचरा सड़क के किनारे फेंक कर चले जाते हैं जिससे वहां पर कचरा जमा हो गया। उसी में दोपहर में किसी ने आग लगा दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इस पर काबू पाया। अंडर ब्रिज से लगा हुआ एक गन्ने का दुकान था, गन्ने के रस का, उसके द्वारा पिछले 1.5-2 महीने में जो गन्ने के अपशिष्ट पदार्थ हैं वो फेंके गए थे। वहाँ से उस कचरे से ढेर से आग लगने पर से ये अंडर ब्रिज में आ गया और मौके पर दमकल की टीम पहुँच गई थी। पुलिस और दमकल की टीम ने मिलकर आग पर काबू पा लिया है। किसी न किसी की लापरवाही है, वो जाँच में वो चीज़ें तथ्य आएंगी।
रायपुर रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले सफाई ठेका कर्मचारियों ने ठेका कंपनी के मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये कि न्यूनतम मजदूरी दर पर आधा पैसा दिया जा रहा है। अकुशल कर्मचारियों को प्रतिदिन 531 रुपए देने का प्रावधान है, लेकिन मिलता केवल 300 रुपए। जिन कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी दर से वेतन मिलता भी है, उनसे कंपनी का मैनेजर महीने का 5 से 6 हज़ार रुपये कमीशन मांगता है। सफाई कर्मचारी यदि पैसे नहीं देते तो उन्हें काम से बाहर करने की धमकी मिलती। इन कर्मचारियों का अब तक ESIC कार्ड नहीं बना है। काम के दौरान इन कर्मचारियों को बिना ग्लव्स के स्टेशन से गंदगी उठाने के लिए कहा जाता है। ठेका कंपनी CIS का मैनेजर अरविंद सिंह ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया, जबकि रायपुर रेलवे मंडल के सीनियर DCM डॉक्टर विपिन वैष्णव का कहना है कि यदि कर्मचारी उनसे शिकायत करते हैं तो उस पर एक्शन लेंगे। 4 छुट्टी देते हैं, उसका पैसा भी खा देते हैं, वापस नहीं देते हैं, और उसके बाद नौकरी वाकरी से निकाल देंगे तुमको ऐसा करके बोलते भी हैं। मार्च में मेरा 27 ड्यूटी है और 9,000 रुपया डाला है और महीने में 4 छुट्टी देता है, उसका पैसा खाता है। बिल्कुल ही नहीं संभव है। हमारे यहाँ न्यूनतम वेतनमान का पूरी तरह से पालन करते हैं हम लोग, और जिसकी जितनी ड्यूटी होती है उसके हिसाब से नंबर ऑफ डेज में जो मिनिमम वेजेस है उसको मल्टीप्लाई करके पेमेंट करते हैं। अगर ऐसा किसी का इशू होगा भी तो मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ, लोग मेरे पास आ सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।